हेलो स्टूडेंट्स, 26 फरवरी शिफ्ट को पेपर डिस्कस करेंगे। बाकी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला भी करते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, बिल्कुल खासकर मेरे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इस डिस्कशन को लेकर आया हूँ। ठीक है, आपको देखना भी क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, हम करेंगे इसके अंदर क्या, बेसिकली जो मेरे पास क्वेश्चन हैं वो एक्चुअली इंग्लिश में है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको सोल्यूशन हिंदी के अंदर पूरा करने वाले हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो इसका मजा लें। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन हैं इसको हम देखते जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पेन चल रहा है हमारा, इस बार चेक कर ले। पेन नहीं चल रहा है, बिल्कुल पेन चलाना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमारा पेन है। पेन क्या कह रहा है देखते हैं। पेन क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन बताना है हमें फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम। एसएचएम का ये पहला क्वेश्चन है जो एसएचएम से आगे है। ठीक है, सरल आवर्ती गति से हमारे पास क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, वो हमें पता करना है। तो पता कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन होता है वो इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हमें चाहिए वी और एक्स के बीच में रिलेशन, तो वी और एक्स को एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास रिलेशन पता चल जाए कैसा आ रहा है। इसको स्क्वायर कर दिया तो मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इस ए स्क्वायर को इधर ले आओ तो वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको नीचे ले आऊं तो क्या लिखूंगा, वी स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। तो ये किसका रिलेशन होता है, किसका ये कौन सा ग्राफ है, कौन से ग्राफ की इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो हमारे पास एलिप्स बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन रही, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 1 सेकंड। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 1 सेकंड। ठीक है, ओके, और हमें कह रहा है कि टाइम टेकन बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इन सेकंड पेंडुलम इज 1 सेकंड। दो एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में टाइम पीरियड लगेगा, मतलब यहां से चल के वापस यहां पर आ जाए, यही बोल रहा है ना। टाइम टेकन बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस इज 1 सेकंड। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, टू एक्सट्रीम पोजीशन बोल रहा है। टू एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है भैया हमारी, ठीक है, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो ये, और वापस इधर पर नहीं आना, तो एक्सट्रीम पोजीशन ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन होंगी। ठीक है, मुझे लग रहा था कि वापस उधर पे जाना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो होता है 1 सेकंड के बराबर ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ये टाइम पीरियड है, ये भी 1 सेकंड के बराबर ही होगा, और टाइम पीरियड 1 सेकंड के बराबर है। तो अच्छा, और क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। तो हमारे पास ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो खराब हो जाएंगे, मतलब ये तो गलत हो जाएंगे, नहीं हो सकते। 2 सेकंड वाला जो है वो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, टाइम पीरियड होता है और दोनों ही टाइम पीरियड की डेफिनेशन ही है। तो हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, देखते हैं। अब पार्टिकल इज थ्रोन इन एयर, एयर में फेंका है हमने पार्टिकल को। ट्रेजेक्ट्री है उसकी अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट एंड एक्स एंड वाई आर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स वही हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति का सवाल है। और हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इसके अंदर हमसे पूछा है। हमारे पास ट्रेजेक्ट्री हमें दी है इस तरह से, y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ऐसे हमने इसको फेंका है, छोटा सा हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और प्रोजेक्ट्री क्या है, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम निकालना चाहते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट पे हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट होती है, मतलब वो y की मैक्सिमम वैल्यू होती है। y जितना आगे ऊपर जा सकता है वो मैक्सिमम हाइट होती है। तो उसका y मैक्स निकालने की कोशिश करते हैं। y मैक्स निकालने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूं। ठीक है, एक मेथड ये भी है, और मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। मैं इस वाले मेथड से इसको कर रहा हूं। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लगा के भी आप इसमें सब चीज़ निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। dy बाई डी एक्स करें तो अल्फा माइनस 2 बीटा एक्स बराबर 0। ठीक है, यानी कि x जब कितना हो जाएगा, अल्फा बटे 2 बीटा, अल्फा बटे 2 बीटा के बराबर हो जाएगा x, तब मुझे पता चलेगा कि y का जो मान आ रहा है वो अधिकतम हाइट आ रही है। y की जो हाइट आ रही है अधिकतम आ रही है, मतलब x का ये वाला मान कितना हो गया है, ये हो गया है अल्फा बटे 2 बीटा। ठीक है, तो x का मान रख देते हैं हम इस इक्वेशन के अंदर, हम y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं x का मान रखूँ तो कितना आएगा, y मैक्स यानी कि h मैक्स। ठीक है, h मैक्स हो गया मेरे पास अल्फा, और इसकी जगह पे क्या रखूँ, अल्फा बटे 2 बीटा। ठीक है, और नीचे क्या रखूँ, माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर बटे 4 बीटा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने, तो कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर बटे 2 बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बटे 4 बीटा। ठीक है, तो एच मैक्स जो आ गया वो कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर बटे 4 बीटा के बराबर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट जो आई वो कितनी आ गई, h इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बटे 4 बीटा।
अब मुझे पूछा क्या है, मैक्सिमम हाइट पूछी, तो मैक्सिमम हाइट तो मैंने निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर बटे 4 बीटा के बराबर आ रही है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर बटे 4 बीटा कहीं है, अल्फा स्क्वायर बटे 4 बीटा यहाँ पर भी है, और अल्फा स्क्वायर बटे 4 बीटा और कहीं नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो रहा है। लेकिन हम फिर भी चेक करते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। वैसे जब अगर ऑप्शन इस हिसाब से थे, वैसे तो मेमोरी बेस्ड पेपर है, अगर ऑप्शन हिसाब से थे तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं थी, यही आंसर हो जाता। लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि ऑप्शन कुछ ऐसे थे कि हमें चेक करना पड़ता, तो हम चेक कर लेते हैं। देखें भाई क्या होगा, हमें निकालना है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो रेंज होगी हमारी वो इस ये भी अगर ये अगर अल्फा बटे 2 बीटा है, ये बीच का पॉइंट है बिल्कुल, तो ये अल्फा बटे 2 बीटा होगा, ठीक है। तो रेंज जो होगी वो 2x के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू अल्फा बाय 2 बीटा, तो अल्फा बटे बीटा के बराबर रेंज का मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी कि यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ठीक है। और मेरे पास हाइट कितनी होगी, अच्छा मैंने डिवाइड कर दिया उसको, हाइट कितनी होगी, हाइट होगी आपकी क्या है हमारे पास, हाइट कितनी आई है, अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा, ठीक है। और फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से r बाय h कर दो, तो r बाय h को आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको भी डिवाइड कर दिया आपने, ये आ जाएगा आपका, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये किसके बराबर है, ये है आपका किसके बराबर है, ये है आपका अल्फा बाय बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बटे 4 बीटा, ये आपका वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से जो भी कट रहा है देखें क्या कट जाएगा, सब कुछ कट पिट जाएगा। इसको भी एक बार यहाँ से हम लिखें तो यू स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका जी कट जाएगा, ठीक है। और आपका ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 4 हो जाएगा, 4 साइन थीटा, ये साइन थीटा एक साइन थीटा से कट जाएगा, तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। और ये आपका यहाँ से भी कटेगा, तो बीटा बीटा गया, ये अल्फा से अल्फा गया, ठीक है, 4 ऊपर गया तो 4 बटे अल्फा। मेरे पास कहानी कुछ ऐसी बचेगी, कॉस थीटा 4 कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 4 बटे अल्फा, ठीक है। तो देखो 4 से 4 कट गया यहाँ से, और वैल्यू दी है वो 10 में दी है, सारी वैल्यू 10 में, तो उसको उल्टा कर लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, tan थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा के बराबर आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फा के बराबर हमारे पास आ गया, ठीक है। यही पूछा था हमसे, बता दिया हमने, एंगल प्रोजेक्शन में हमारे पास tan इनवर्स अल्फा के बराबर आ रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉर्ड इज रैप्ड अराउंड अ व्हील, एक व्हील हमने लिया है, ठीक है, इन वर्टिकल प्लेन एंड इट कैन रोटेट अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में घुमा सकते हैं हम उसको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका इसका ऐसे होगा, ठीक है, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसका ऐसे होगा, ऐसे यहाँ से ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग अ ब्लॉक ऑफ वेट mg, स्ट्रिंग के एंड पर जो हमने रस्सी से बांधा है उसको एक mg वेट हमने लटका दिया है, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम दिस, इसको विरामावस्था से छोड़ा है, फाइंड स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है। और व्हेन ब्लॉक डिसेंड्स बाय हाइट h, जब हाइट h नीचे चला जाए ब्लॉक, तब कितना ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बना लेते हैं पहले क्या सिस्टम है, ठीक है। इस तरह से एक हमारे पास व्हील है, अच्छा अब इसके अंदर ऊपर कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के बारे में बात नहीं की, लेकिन ऑप्शन में देख के लग रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर जो है वो आई लिया गया है, ठीक है, और रेडियस जो है वो आर लिया गया है, तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई है और रेडियस इसका आर है, चलो ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमें त्रिज्या क्या है, आर है। वैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है बेसिकली, तो हम लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। इस पर mg नीचे, इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ साथ साथ, यहाँ टेंशन लग रही होगी, ठीक है। h नीचे आ चुका है ये, और इस टाइम मानता हूँ मैं इसका एक्सेलरेशन जो है वो a के बराबर हो गया है, ठीक है, ये हम मान सकते हैं यहाँ से। अच्छा और क्या करता है भैया मैं, अच्छा ये टेंशन इस पर इधर लग रहा होगा, ये टेंशन इसको घुमा भी रहा होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या करें हम इसको, हम पहले तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही होगी, ठीक है। अच्छा और क्या होगा भाई, और क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन इतना है, यहाँ पर इसका ये इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, a होगा, ठीक है। अच्छा और हम बात कर सकते हैं इसकी जो घुमाएगा, तो ये टेंशन इसको घुमा रहा है, तो टॉर्क टी के बराबर हो जाएगा, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो टी के बराबर होगा, और ये आई अल्फा के बराबर हमारे पास आएगा, आई अल्फा के बराबर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि ए जो है वो अल्फा आर के बराबर होगा, तो अल्फा जो होगा वो a बाई आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम देखें तो टी आर कितना हो, यहाँ से टी आर कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई ए बाय आर, ठीक है, आई ए बाय आर, तो टी कितना हो जाएगा, आई ए बाय आर स्क्वायर, आई ए बाय आर स्क्वायर, टी का मान आ गया मेरे पास यहाँ पे, ये वैल्यू रखता हूँ मैं इसके टेंशन की, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं मुझे निकालना क्या है,
हाइट h, तो a पता चल जाएगा तो मैं हाइट h जाने के बाद कितना ओमेगा हो गया तो वही निकाल पाऊंगा, तभी निकाल पाऊंगा। तो mg माइनस टी इज इक्वल्स टू आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए। तो mg इज इक्वल्स टू एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो mg ए निकालना है तो mg इज इक्वल्स टू ए कॉमन ले लेते हैं, m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास g अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा किसका मान, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का मान आ गया। ठीक है, चलिए अच्छा, और हम जानते हैं कि जो v होगा, अगर h नीचे गया है तो उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी, अभी इस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है तो वो √2as के बराबर आएगी, तो √2gh के बराबर आएगी। ठीक है, √2ah के बराबर आएगी। तो एक्सेलरेशन कितना है 2g अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन हो गया इंटू h, √2gh अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और ये जो है वेलोसिटी ये ओमेगा आर के बराबर होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी है ना, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, ठीक है, तो ओमेगा आर के बराबर होनी चाहिए। अगर ओमेगा आर के बराबर आनी चाहिए, ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो 2gh इंटू m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, आप आर स्क्वायर को नीचे ले जाइए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, mr स्क्वायर प्लस आई आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर बचेगा आपका 2gh। ठीक है, 2gh, एक m का टर्म भी बच रहा है यहाँ पर, m का टर्म भी कहीं से आ रहा है, m का टर्म हम खा गए क्या कहीं भाई, अच्छा ये m का टर्म नीचे आएगा ना, तो ये m का टर्म यहाँ से बचेगा और यहाँ पर आके ऊपर यहाँ mg बनाएगा ये। ठीक है, तो ये mgh बनेगा, 2mgh बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2mgh हो जाएगा और इसको आप आर स्क्वायर को नीचे ले आए तो ओमेगा स्क्वायर आपका मिल जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन आ रहा है वो उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया। H atom is free to move and its electron is in a state n equals to 5. n equals to 5 state में है। Find recoil speed of atom when electron jump from n equal to 5 to n equal to 1. जब 5 से 1 में चला जाता है तो क्या रिकॉइल स्पीड होगी वो हम निकालते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इसकी पहली ऑर्बिट में क्या एनर्जी होगी, तो वो होगा 13.6 माइनस 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 13.6 के बराबर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। पांचवी ऑर्बिट में देखें कितनी एनर्जी होगी, तो वो होगा माइनस 13.6 अपॉन किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 13.6 अपॉन 25। अब मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ करना कैसे। ठीक है, चेंज इन एनर्जी कितना आया, चेंज इन एनर्जी आ गया आपका, कहाँ से कहाँ गया है, इस स्टेट 5 में है, तो माइनस 13.6 माइनस 13.6 अपॉन 25। ठीक है, तो कितना हो गया 13.6 अपॉन 25 माइनस 13.6। ठीक है, तो कॉमन ले लो 13.6, एक माइनस 24 बटे एक माइनस 25 बटे 24 जो कि 24 हो जाएगा, माइनस 24 बटे 25 इंटू 13.6। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डेल्टा ए की। हमें चाहिए क्या, रिकॉइल स्पीड। अब रिकॉइल स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है, रिकॉइल स्पीड होती है एनर्जी अपॉन मोमेंटम के बराबर। ठीक है, एनर्जी का चेंज कितना आया, माइनस 24 बाय 25 इंटू माइनस 13.6 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, तो आपका कैलकुलेशन करवाना चाह रहा होगा तो जो भी आप सॉल्व करोगे इससे आंसर में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए भैया, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लैम्डा इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बटे वी। सी बटे वी है, जहाँ पे सी क्या है, कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटेंस है, और वी वोल्टेज है। कैपेसिटेंस और वोल्टेज हमें मिला है, तो देख लेते हैं भाई सी के डायमेंशंस क्या होते हैं। सी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो सी का डायमेंशन क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू सी वी, Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो Q बाई वी के बराबर इसके डायमेंशंस होंगे। ठीक है, वही बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं V की। V के डायमेंशंस क्या होते हैं, W बटे Q, W बाई Q के डायमेंशंस के बराबर होते हैं। ठीक है, V होता है W बाई Q। अच्छा, तो C बाई V चाहिए, इसको डिवाइड कर दो, C बाई V, C बाई V, तो C बाई V क्या होगा, Q बाई V डिवाइडेड बाय W बाय Q। तो एक पूरा ऊपर चला गया, Q स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये WV हो गया यहाँ पर। अच्छा, W को भी हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, W को हम लिख देते हैं, और सॉरी V को भी हम, इस वाले V को भी हम W बाई Q के फॉर्म में लिख देते हैं, तो W स्क्वायर और Q क्यूब अपॉन W स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। Q के जो डायमेंशन होते हैं वो 80 के बराबर होते हैं, तो A क्यूब T क्यूब
ठीक है। वर्क इज m1l2t-2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो इसको, आंसर निकालो। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिविटी ऑफ सैंपल ए एट टाइम t1। एक्टिविटी ऑफ सैंपल इज ए, अच्छा ए एक्टिविटी है उसकी t1 टाइम पर, t1 टाइम पर ए एक्टिविटी है, a/5 एक्टिविटी हो जाती है t2 टाइम पर। देन फाइंड द एवरेज लाइफ, इसकी एवरेज लाइफ क्या होगी पता करना है हमें। मतलब डेल्टा टी टाइम में इसकी जो एक्टिविटी रहती है वो 1/5 रह जाती है, इतना हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि ए जो होता है वो a0 e⁻ लेमडा डेल्टा टी के बराबर हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो a/5 होगा, ए हो जाएगा, ए था a/5 हो गया माइनस लेमडा t2 - t1 के बराबर, t2 - t1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखोगे आप 1/5 होगा। अच्छा इसको हम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर लें तो 5 बराबर e⁻ लेमडा t2 - t1, दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए। ln5 बराबर लेमडा t2 - t1, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1/लेमडा, एवरेज लाइफ चाहिए ना, एवरेज लाइफ चाहिए। तो 1/लेमडा के बराबर होगा t2 - t1 बटे ln5, t2 - t1 बटे ये l रह गया, बस ये ln5 होगा यहाँ पे भैया, ऑप्शन सही कर लें, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर गिवन RL सर्किट फाइंड आउट पीक करंट एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। पीक करंट और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसकी हमें चाहिए, कितना होगा, ठीक है। पीक करंट चाहिए हमें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस हो रहा है तो हमारे पास क्या क्या है भैया, 120 ओम इस पे लगा हुआ है, ठीक है। और एक्सएल तो एक्सी के बराबर हो ही जाएगा, और क्या है 30 sin 100t, ओमेगा भी है हमारे पास, 2πf भी हमारे पास आ जाएगा, 2πf से आ जाएगा हमारे पास ओमेगा, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, पीक करंट और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी देखते हैं। पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है हमको। हमें दिया है 30 sin 100t, यानी कि ये तो V0 इसका पीक वैल्यू होगी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, काला कर लेते हैं इसको। तो ये V0 हमारे पास की पीक वैल्यू होगी, और ये ओमेगा दिया हुआ है 100, ओमेगा हमें दिया है 100, ठीक है। ये हमें दिया है L, ये हमें दिया है C, ठीक है। और ये हमें दिया है R, ठीक है। ये सब चीज़ वैल्यू हमें दी हुई है। अच्छा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पीक करंट। सबसे पहले पीक करंट की बात करते हैं। तो पीक करंट जो होगा वो I0 = पीक वोल्टेज बटे Z के बराबर आएगा, ठीक है। Z नहीं है मेरे पास, Z निकालना पड़ेगा। Z के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए XL और XC, R तो क्योंकि है हमारे पास। तो XL निकालने के लिए क्या करेंगे, XL निकालने के लिए हम करेंगे ओमेगा L, ठीक है, ओमेगा L। तो ओमेगा इंटू L कर दो, ओमेगा कितना है 100, L कितना है 1000 मिली हेनरी, तो 100 इंटू 100/1000 कितना हो गया, कट पिट जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है। अच्छा XC की बात करते हैं, XC = 1/ωc, 1/ωc। बहुत बुरा लग रहा है अभी कलर। तो 1/ωc इज 1/ω कितना है 100, और ये कितना है 100 माइक्रोफैराड, तो इंटू 100 और ऊपर 10⁶, ठीक है। 10⁻2 बचेगा, यानी कि ये 100 बचेगा। XL और XC का मान हमारे पास आ गया। अब Z निकालते हैं हम, Z यहाँ निकाल लेते हैं। Z = √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, √R² यानी कि 120 का 120 है R, तो 120 का स्क्वायर प्लस XL कितना आया 10 माइनस 100, 90 का स्क्वायर, ठीक है। 90 का स्क्वायर हमारे पास आ गया है। कितना होगा भाई, ये होगा 14400 प्लस 8100, ठीक है। कितना आया भाई, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 5, तो बहुत जगह बहुत कम रहती है यार। तो 5 इधर 5 हो जाएगा, और 8 9 10 12 125 0 0 125 किसी का स्क्वायर होता है ना 15, तो ये 150 ओम हो जाएगा, ठीक है। 150 ओम हो जाएगा मेरे पास, ये Z का मान आ गया। तो अच्छा आंसर आ जाएगा। V0 क्या आ रहा है, V0 कितना दिया है 30, और ये क्या है Z 150, 30/150 ये हमारे पास आ जाएगा। 3/15 1/5 1/5 एम्पियर, यानी कि 0.2 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा पीक करंट की वैल्यू, पीक करंट के लिए। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा निकाल लो पहले। ओमेगा इसको 1/√LC होगी, ठीक है। 1/√LC तो 1/√L, L का मान क्या है दे रखा है हमारे पास 10, नहीं L का मान 10 नहीं है, तो XL का मान आया था। L का मान है 100 मिली हेनरी, 100/1000, ठीक है।
और एल सी का मान क्या है 100 माइक्रोफैरड, 100/1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको आपको हल करना है खुद से, ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा से 2πf लगा के आप ओमेगा बराबर 2πf करके वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वैसे 0.2 एम्पियर आ रहा है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, चेक करना कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इतना काम खुद से करना पड़ेगा, बता दिया कैसे करना है। 2 blocks of same mass m are connected to spring, 2 blocks of same mass m are connected to spring। ये एक स्प्रिंग से हमने 2 ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है, 2 गेंदों को कनेक्ट कर रखा है इस प्रकार से। कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन B, इसके ऊपर हमने B लगाया है कांस्टेंट फोर्स। फ्रॉम एट सम इंस्टेंट विद एक्सीलरेशन A, एक्सीलरेशन A किसका दिया हुआ है, मूव B मूव्स अवे फ्रॉम A मूव्स अवे फ्रॉम B, B जो है A इधर जा रहा है, A एक्सीलरेशन से ये मूव कर रहा है। ठीक है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ A, एक्सीलरेशन A का बताएं आप, एक्सीलरेशन A का कितना होगा। ठीक है, A का एक्सीलरेशन कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, तो आप देखें उसके एफबीडी बनाओ, इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स तो लगा नहीं रखा हमने, तो इसके ऊपर लगेगा इधर kx, ठीक है, इस पे इधर लगेगा kx और इस पे इधर लग रहा है फोर्स F। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं हम कुछ इधर की तरफ AB के बराबर है, कुछ हमने मान लिया फिलहाल के लिए। ठीक है, A का एक्सीलरेशन हमें निकालना है, A का एक्सीलरेशन तो हमें A दे रखा है ना, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही क्या, A तो वैल्यू दे रखी है। 2 blocks of same mass m are connected to spring, a constant force F is applied on B पे A moves away from B at some instant with acceleration A, find acceleration of A। एक एक्सेलरेशन बोल रहा है कि A से मूव कर रहा है, फिर A निकाल दो, तो कुछ गड़बड़ क्वेश्चन में मुझे लग रहा है, गड़बड़ लिखने में हो गई है। हम निकालते हैं जो हम निकाल सकते हैं, हम कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं kx का मान जो होगा वो -ma के बराबर आएगा, फोर्स उधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो -ma के बराबर ये हमारे पास आएगा। उसकी एफबीडी बनाते हैं, तो F - kx जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा mab के बराबर। ठीक है, आप यहाँ से kx का मान रख सकते हो, तो F kx जगह पर -ma, तो kx या -ma -kx - ma, तो kx का मान कितना हो जाएगा ma के बराबर, ये mab के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से mab जो आएगा हमारे पास वो F + ma/m के बराबर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए बी का एक्सेलरेशन पूछा होगा, यहाँ पे गलती से बी लिख दिया है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी पूछा है, सही करेंगे आप उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच द बॉटम मोस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, इस ब्लॉक को ये पूछा गया है। तो ये जो दे रखा है ये 1 मीटर का वैल्यू है, तो पहले देख लेते हैं जल्दी से ज्योमेट्री से, इसको चलना कितना पड़ेगा। ये 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री है, इसको x मान लो, तो x sin 30 1 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x sin 30 = 1 है, = 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर के बराबर, इसकी x की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, ये 2 मीटर के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी, चलो अच्छी बात है। और E जो है 200 वोल्ट पर कूलम के बराबर हमें दे रखा है, यहाँ लग रहा है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो 5 माइक्रो कूलम का है, तो इधर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा QE के बराबर। QE का वैल्यू निकालते हैं, QE का वैल्यू कितना होगा, 5 माइक्रो कूलम इंटू 200, 5 माइक्रो कूलम इंटू 200, तो 5 × 10⁻³ इंटू 200। ठीक है, 5 × 10 100, ये हो जाएगा 1 के बराबर। 1 न्यूटन का फोर्स इस पे इधर लग रहा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, हमने निकाल लिया। बाकी फोर्स तो हम जानते हैं सारे कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, mg नीचे लगेगा इसके ऊपर, इसके 2 कंपोनेंट, 2 घटक आएंगे, mg cos 30 और mg sin 30। mg cos 30 यहाँ पर होगा, 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, mg sin 30 यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये नॉर्मल है हमारे पास, इधर आ रहा होगा, ये नॉर्मल हमारे पास ऐसे इस तरफ आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं पीछे इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन μn के बराबर इस पर लग रहा होगा। ये सारी कहानी हमें पता चलती है एफबीडी से। ठीक है, बहुत घिचपिच सा बन गया, लेकिन फिर भी ठीक है, समझ में आ रहा है। एन का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, एन का वैल्यू होगा, बता देता हूँ आपको, mg cos 30। अच्छा, इसके भी 2 घटक करने पड़ेंगे हमें, ये होगा और ये होगा। ठीक है, अच्छा, ये एंगल कितना आया था 30 डिग्री, तो ये 30 था, तो ये 60, तो ये 30, ये 30, तो 1 cos 30, 1 cos 30 इधर आ जाएगा और 1 sin 30 इधर आ जाएगा। अब एन का मान देखते हैं, एन का मान कितना हो जाएगा, mg cos 30 + 1 sin 30, तो mg के मान, m का मान कुछ दे रखा है क्या हमें, m का मान कुछ दे रखा है 1 kg, तो g cos 30, g का भी मान रख दो आप 10, 10 cos 30 प्लस क्या है भैया, 1 sin 30। ठीक है, 1 sin 30, 10 cos 30 + 1 sin 30। ठीक है, तो n का जो मान आया हमारे पास कितना आ गया है, 10√3/2 + 1/2।
ठीक है, ये n का मान हमारे पास अभी फिलहाल आ गया। अब हमें चाहिए कि नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। नीचे आने में टाइम लगेगा तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम बोलते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इधर कुछ a वैल्यू है, कुछ a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आप देखो इसके कितने कौन कौन सा फोर्स है, mg sin 30 लग रहा है इस पे, और पीछे से फ्रिक्शन लग रहा है, और एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा, इसका वाला कंपोनेंट 1 न्यूटन का। तो 1 cos 30 लग रहा है पीछे, माइनस 1 cos 30 माइनस म्यू एन, म्यू का मान कितना है, कितना रहेगा, 0.2 म्यू का मान है। ठीक है, इसमें n का वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो ये 10 √3/2 कितना हो गया, 5√3 प्लस 1/2। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, या वही घुमाना चाह रहा है आपको कैलकुलेशन के अंदर। m का मान तो 1 है ही थे, इसको हटाओ, तो g sin 30 होगा 5 माइनस 1 cos 30। अच्छा, ये ma के बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ma के बराबर। एक m का मान 1 है तो इसको a के बराबर ये आ जाएगा। g sin 30 g/2 हो गया हमारा 5, 1 cos 30 हो गया √3/2 माइनस 0.2 इंटू 5√3 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू a। ये आया एक्सेलरेशन, इतना आया है वैल्यू हमारे पास एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आप खुद करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, तो हमें चाहिए कि कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। तो टाइम निकालने के लिए हम जानते हैं कि रेस्ट से शुरू किया है, तो s जो होगा वो हाफ a² के बराबर हो जाएगा। यहाँ से t जो होगा वो √2s के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 2 का मान क्या है, और s का मान क्या है हमारे पास, 2 मीटर चलना है इसे, तो 2 × 2, ये 2 का रूट, तो 2 ऊपर आ जाएगा अपॉन √a। ये निकाल लो बस, 2/√a। आपको a का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है, खुद से आपको करना पड़ेगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अननोन ट्यूनिंग फॉर्क A व्हेन साउंडेड विद ट्यूनिंग फॉर्क B ऑफ 340 हर्ट्ज, 340 हर्ट्ज का एक ट्यूनिंग फॉर्क है हमारे पास, 5 बीट देता है। ठीक है, 5 बीट दे रहा है, तो अगर ये 340 हर्ट्ज का फोक बी है, ठीक है, तो ए में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, ए या तो 335 का हो सकता है, 345 का हो सकता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अच्छा, और आगे व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क ए इज फाइल्ड, इसको मतलब इसको पतला कर दिया हमने, इसको घिस के पतला कर दिया, तो बीट फ्रीक्वेंसी बिकम्स 2 बीट्स। बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2 बीट हो जाती है, 2 बीट हो जाती है। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता था, अगर यहाँ से हम इसके अनुसार देखते तो 338 हो सकता था और 342 हो सकता था। ठीक है, अच्छा चलो देखें। और व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ए की क्या होगी। अब देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, फाइल करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फाइल करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इस केस में देखा आपने फ्रीक्वेंसी घट गई, ठीक है, और इस केस में देखा आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो हम कहेंगे कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में 335 हर्ट्ज थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। A plane is moving in horizontal plane with 180 किलोमीटर प्रति घंटा। Its wing span is 10 मीटर। If b is equals to 2.5 into 10⁻⁻⁴ exists in angle of dip is 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप है at a certain position, find EMF induced between the wing span। मतलब EMF कितना इंड्यूस होगा, कुछ नहीं है, BLV sin 60 आप लगा दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एरोप्लेन है और ये एंगल ऑफ डिप यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये 10 मीटर का है इसका स्पैन। ठीक है, BLV sin 60 आप लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करके बता देता हूँ, कितना लगोगे, 2.5 इंटू 10⁻⁴, L कितना है 10 मीटर, V कितना होगा 180 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड में, और साइन 60 का वैल्यू √3/2। इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर निकालना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटेलिक वायर अंडर द टेंशन T1 हैज लेंथ L1, अंडर टेंशन T2 हैज लेंथ L2, फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। तो क्या बोल रहे हैं, जब T1 टेंशन लगाया तो आपको T1 टेंशन लगाने के बाद जो लेंथ हो गया वो कितना हुआ, T1 टेंशन कहाँ गया, लेंथ L1 लेंथ हो जाता है। ठीक है, और T2 टेंशन लगाने के बाद L2 लेंथ हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका यंग्स मॉडुलस हम मान लेते हैं, यंग्स मॉडुलस इसका जो है वो y के बराबर है। ठीक है, ये y के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि T1/A जो होगा वो y डेल्टा L/L के बराबर आएगा। y डेल्टा L मतलब कितना हो गया, T1 लगाया तो L1 हो गया, तो L1 माइनस L/A। ठीक है, और यहाँ पर T2/A किसके बराबर आया, y L2 माइनस L अपॉन A। ठीक है, ये y से y कटा, A से A कटा, अब अच्छा सॉरी A नहीं आएगा, यहाँ पे L आएगा, कट वैसे भी जाएगा वो, यहाँ पर L आएगा, A नहीं आएगा, गलती से लिख दिया मैं, A से A कट गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। आपके पास क्या बची इक्वेशन, T1/T2, ये मैंने डिवाइड कर दिया पूरा, इज इक्वल्स टू L1 माइनस L अपॉन L2 माइनस L। ठीक है, क्या चाहिए था हमें क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ L चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, T1L2 माइनस T1L इक्वल्स टू T2L1 माइनस T2L।
ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो T2 माइनस T1 इंटू एल इज इक्वल्स टू T2L1 माइनस T1L2। ठीक है, तो L कितना आ गया, T2L1 माइनस T1L2 अपॉन T2 माइनस T1। देख लो किसी ऑप्शन में मिल रहा है, कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, उसको सही लगा देना। और ये इसमें 1 और 2 सब छूट गए हैं, तो ऑप्शन सारे एक जैसे लग रहे हैं मुझे तो। ठीक है, कुछ 1 2 यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए था, 1 2 ऐसे आना चाहिए था, यहाँ पे टी आना चाहिए था, टी कॉमन वॉमन ले लिया हो, कुछ ना कुछ होगा, तो ऑप्शन इसमें गड़बड़ हो गए, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अ रेजिस्टर ऑफ लेंथ एल हैज अ स्ट्रेच इज स्ट्रेच्ड बाय 25%। एल लेंथ है, 25% स्ट्रेच किया हमने, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, आप कहते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाई ए के बराबर आता है, ये फॉर्मूला है पता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हमने लेंथ को कर दिया है ना हमने 125, 25% इंक्रीज, तो 1.25 ये एल हो जाएगी, ये 1.25 एल हो जाएगी। और जो ये है ये ए अपॉन 1.25, एरिया जो हो जाएगा वो 1.25% कम हो जाएगा। जब हम लेंथ को 25% बढ़ाएंगे तो एरिया जो होगा 25% कम हो जाएगा। ठीक है, तो आर जो होगा यहाँ से वो कितना होगा, रो एल बाय ए इंटू 1.25 का स्क्वायर। ठीक है, 1.25 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है भाई 1.25 का स्क्वायर, 1.25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, खुद से सॉल्व करो और निकालो आगे जो भी आंसर आ रहा है। इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय U इक्वल्स टू 3 PV plus 4, internal energy is given by U 3 PV plus 4 where P and V are pressure and volume respectively, identify the type of gas। U हमें दे रखा है, U जो है वो 3 PV प्लस 4 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीटॉमिक और मोनोटॉमिक, हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है हमें, तो U हम जानते हैं कि U जो होता है वो F/2 PV के बराबर होता है, इक्वल्स टू 3 PV प्लस 4। इधर से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है, तो इसको इधर कर लो, PV को नीचे ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओ, तो 6 PV, ये तो कट जाएगा, 6 प्लस 4 टू द 8 बाय PV। ठीक है, अब ये देख सकते हैं हम कि 6 से ज़्यादा आ रहा है, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 6 से ज़्यादा आ रही है, तो गैस क्या होगी, पॉलीटॉमिक गैस होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिस हो गया बीच में। इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट विल बी जीरो। बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि इससे कोई भी चार्ज नहीं होगा, टोटल चार्ज जीरो होगा, तो फ्लक्स भी जीरो होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एट एनी पॉइंट एट द सरफेस स्फीयर हैविंग रेडियस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो नहीं होगी, ठीक है, फ्लक्स जीरो होगा। ठीक, इन अ मेटेलिक कंडक्टर स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर लेस देन आर। इन अ मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर बोला है, ठीक है, स्फीयर बोला है, शेल नहीं बोला है, ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर लेस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज नॉट जीरो। फील्ड जीरो तो फ्लक्स भी जीरो है, कोई बात ही नहीं करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही है और 2 गलत है। जो भी ऑप्शन मिल रहा है आप उसको सही कर लें, पहला सही दूसरा गलत है। अब भैया ये दे रहा है हमें, देखो क्या क्या है, फाइंड आउटपुट, इसका आउटपुट हमें निकालना है। आगे ऑप्शन दे रखेंगे इसमें, हाँ ये कुछ ऑप्शन दे रखें। चलो, तो क्या क्या करना है हमें, निकालना है कैसे कैसे है, तो इसकी हम देखते हैं कितना क्या क्या इसके अंदर। ये ए इनपुट आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना गेट है एंड, तो क्या आगे नॉट लगा रखा नैंड, ठीक है, और तो ये हो जाएगा ए डॉट ए का बार, ठीक है, तो ये बार ही हो गया है, तो क्या था इनके पास, ठीक है, और ये बी तो और लगा रखा है ए बार प्लस बी, ठीक है, और इसको भी नॉट कर दिया, तो ए बार प्लस बी का बार तो ए बी बार हमारे पास आ जाएगा। y इक्वल्स टू ए बी बार हमें मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, जो आउटपुट होगा हमारे पास ए बी बार के बराबर आ जाएगा, y इक्वल्स टू ए बी बार, ये हमारा आउटपुट होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। इनपुट ए 1 लिया है यहाँ पर और बी 0 लिया है, यहाँ पर ए 0 लिया है, बी 1 लिया है, यहाँ पर ए 1 लिया है, बी 0 लिया है, यहाँ पर ए 1 लिया है और बी भी 1 लिया है, ठीक है, ये वैल्यूज हमने ली है, समझ में। तो अगर आप रखोगे ए को 1 और बी को 0, ए को रखा 1 और बी को रखा 0, तो 0 को उल्टा हो जाएगा 1, तो ये 1 आएगा आपका, ठीक है। पहले में आपका 1 आएगा, मतलब ऊपर लाइन आएगी, 0 नहीं आएगा। और दूसरा रखते हैं हम ए 0 रखा और बी को रखा हमने 1, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा पूरा 1 0। फिर रखते हैं 1 और 0, तो ए को रखा 1 और बी को रखा आपने 0 यानी कि 1, तो ये फिर से 1 हो जाएगा। फिर आपने रखा ए को 1 और बी को 1, तो ये 0 हो जाएगा बी बार, तो ये 0 हो जाएगा, 1 0 1 0।
1010 बन रहा है, मतलब ऑप्शन में देखो किस में 1010 बन रहा होगा, तो 1010 किस में बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में 1010 बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए एंड सी आर इक्वल बट लेस देन पॉइंट बी। बी पे लेस देन पॉइंट बी है। ठीक है, ए और बी पे, ए और सी पे क्या बोल रहा है, ए एंड सी आर इक्वल, ए और सी पे इक्वल है। ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इक्वल है बट बी से कम है। ठीक है, बी लाइज ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, ओ ए इज टू ए बी इज एक्स टू वाई, ओ एस टू ए बी, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। दोनों पॉइंट पे फील्ड बराबर कर दो, करना क्या है, कुछ नहीं है, दोनों फील्ड बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट पे अंदर वाला पॉइंट है आर लेस देन आर वाला, तो हम लिखेंगे इसको, अरे कहाँ गया, तो अपनी मर्जी से चलता है। क्या है अंदर वाले पॉइंट पे, जी एम, अंदर वाला पॉइंट है आपका आर बटे, ये दूरी मैंने मान ली है आर। ठीक है, जो एक्स ने दे रखा है, मैं आर लिख रहा हूँ इसको, मैं अच्छा लगता है मुझे आर लिखना, जी एम आर बटे आर क्यूब। ठीक है, और बाहर वाले पॉइंट पे जी एम बटे आर स्क्वायर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो 6400 किलोमीटर पर 3200 किलोमीटर, अगर आर रेडियस है तो ये आर बाई 2 होगा, तो 3r/2 का होल स्क्वायर। तो 4 ऊपर चला जाएगा, इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। जी एम आर बटे आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4gm बटे 9r स्क्वायर। ये कटा पिटा, ये कटा पिटा। ठीक है, तो r बाय r इज इक्वल्स टू 4/9r। ठीक है, r ही x है, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 4/9r, x का वैल्यू आ गया 4/9r। ठीक है, कैपिटल R, सॉरी 4/9 कैपिटल R। y का मान निकालना है, तो y होगा r माइनस एक्स के बराबर, कितना होगा r माइनस 4/9r, तो 5/9r। ठीक है, तो x इस टू वाई कितना आ गया, देखोगे आप x इस टू वाई कितना आया, 4/5 के बराबर, 4:5 आ गया x इस टू वाई का रेशियो, ये निकालना था हमें। अगला देखें क्वेश्चन, अ बॉडी इज परफॉर्मिंग एसएचएम, एम्पलीट्यूड ए, छोटा ए लिख रखा है, बड़ा ए लिख दो, एंड टाइम पीरियड इज टी, बोथ द पोजीशन वेयर स्पीड बिकम्स हाफ मैक्सिमम इज √x/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पता करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि v का जो मान होता है वो ω√a² माइनस x² के बराबर होता है। ठीक है, और v का मान हमें चाहिए v/2, मतलब v जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा हो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ω, तो ω/2 इक्वल्स टू ω√a² माइनस x²। काटा पीटी मचा दो, तो a²/4 जो होगा वो a² माइनस x² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो x² यहाँ से किसके बराबर आएगा, a² माइनस a²/4, तो 3a²/4। ठीक है, तो x का जो वैल्यू होगा वो √3a/2, तो x का जो वैल्यू, मतलब ये वाला x का वैल्यू जो क्वेश्चन में x पूछा है उसका वैल्यू आ गया 3। ठीक है, सही हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीनो डायोड सर्किट इज गिवन इन द फिगर, फाइंड आउट करंट थ्रू जीनो डायोड इन मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में जीनो डायोड से कितना करंट जाएगा, ये 90 वोल्ट है तो इसको ये होगा 90। ठीक है, 30 वोल्ट का जीनर है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये हमने पॉइंट पोटेंशियल से इसको कर लिया है थोड़ा सा। अच्छा, इसके अंदर करंट देखें तो कितना करंट निकला, जितना करंट निकल रहा होगा वो पूरा का पूरा इसमें जा रहा होगा, तो कितना जा रहा होगा इसमें से, 90 माइनस 30, 60/4, 60/4 किलो ओम। ठीक है, मिली में लिख देंगे आंसर 15/2, 7.5 मिली एम्पियर में का करंट इसमें जा रहा होगा, 7.5 मिली एम्पियर का करंट इसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, 60/4, गजब गलत लिख दिया ना, 60/4 मतलब 30/2, यानी कि 15 मिली एम्पियर का करंट इसमें जा रहा होगा, 15 मिली एम्पियर का करंट इसमें जा रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास कहानी होगी। अच्छा, ये करंट आके इसमें बट रहा होगा, इधर आधा इधर जा रहा होगा, थोड़ा इधर जा रहा होगा, थोड़ा इधर जा रहा होगा, तो हम मान लेते हैं I1 इसमें जा रहा है और I2 इसमें जा रहा है। I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, I2 का वैल्यू क्या होगा, 30/5, 30/5। ठीक है, तो कितना होगा भैया, 6 मिली एम्पियर का करंट इसमें आ रहा होगा, 6 मिली एम्पियर इसमें आ रहा होगा। अब टोटल था 15 में से 6 इधर आया, तो इसमें कितना बचेगा, 9 मिली एम्पियर का करंट इसमें बच जाएगा। ठीक है, आंसर है 9 मिली एम्पियर। So if 27 small drops, each of 10 volt combine to form a big drop, what will be the potential of bigger drop?
बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। 27 स्मॉल ड्रॉप है, 27 ड्रॉप को हमने मिलाया है। अच्छा, तो इनकी वॉल्यूम बराबर होगी मिलाने के बाद भी, ठीक है। तो 27 इंटू 27 छोटी ड्रॉप की वॉल्यूम वो एक बड़ी ड्रॉप की वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये, 3 का क्यूब होता है ना, 3r/r। तो ये r और r के बीच में तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल बिग ड्रॉप, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, इसका जो है वो k/r होता है ना, k/r जो है मेरे पास वो 10 के बराबर दे रखा है। अब हमें चाहिए कि बिगर ड्रॉप, 27 ड्रॉप है तो 27 क्यू, चार्ज होएगा इसके ऊपर 27 क्यू, ठीक है। तो पोटेंशियल v डैश बोले तो k/r, k इंटू 27 क्यू, ये टोटल चार्ज, और बटे बड़ा R किसके बराबर है, 3r के बराबर, ठीक है। तो ये 3 नाम 27 9 k/r, तो 9 इंटू 10 k/r का 1 पान पता है हमें कि 9 के बराबर 10 के बराबर है, तो 90 वोल्ट, आंसर आ गया। An ideal gas follow the polytropic process V equals to KT power 2/3, ठीक है। 2/3 क्या होता है, K is a constant if temperature of gas is raised by 90 डिग्री, 90 डिग्री तक उससे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। वर्क डन बाय द गैस इज XR, वर्क डन बाय गैस इज XR, फाइंड X। V हमें दे रखा है KT की पावर 2/3, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ V 3/2 बराबर K 3/2 T, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ T V की पावर -3/2 बराबर कांस्टेंट, ठीक है। कोई कांस्टेंट हो रहा है, वो कांस्टेंट हम ले लेते हैं, नियत के बराबर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PV के रूप में चाहिए, ठीक है। तो PV इक्वल्स टू, चल गया भाई, T की जगह पे क्या रख दूँ, PV रख दूँ, T की जगह पे मैंने PV रख देना। तो PV V की पावर -3/2 बराबर कोई कांस्टेंट का है, ठीक है। कोई कांस्टेंट आ रहा है, मैं तो कांस्टेंट से मतलब नहीं है। PV की पावर 1 - 3/2, तो -1/2, ठीक है। ये कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, C कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो X का जो वैल्यू आया मेरे पास वो -1/2 के बराबर आ गया। मुझे चाहिए कार्य कितना हुआ, तो वर्क डन कितना होता है, NR डेल्टा T बटे 1 - X, ठीक है। तो N कितना है, चलो N का कुछ वैल्यू नहीं है इसमें, 1 ले लेते हैं। R इंटू 90 बटे 1 + 1/2, 1 - 1/2 कितना होता, 1/2, ठीक है। तो कितना होता 90/3/2 इंटू R 30 60 R, ठीक है। R का जो वैल्यू आया वो जो X का वैल्यू आया है, जो यहाँ पर X था उसका वैल्यू 60 के बराबर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 beams of different intensity such that photon energy in first is twice the work function and in other one is 10 times the work function, ठीक है। टोटल एनर्जी का बोलो क्या, फोटोन इन द फर्स्ट इज ट्वाइस द वर्क फंक्शन एंड सेकंड इट इज 10 times the work function are incident metal plate if the ratio of maximum speed of photoelectron in the two cases x is to y, find x, ठीक। अच्छा, 2 डिफरेंट इंसिडेंट, एक में एनर्जी 2 फाई है, ठीक है। तो 2 फाई बराबर वर्क फंक्शन की डबल है, तो हाफ mv1² के बराबर मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरे में 10 फाई के बराबर है, 10 फाई इक्वल्स टू 5 प्लस हाफ mv2² के बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास, वर्क फंक्शन के साथ वाली जो इक्वेशन लिखते हैं हम वो इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करना है भाई, कैसे करें इसको, क्या करें, माइनस कर दो। अच्छा, इसको उधर ले जाओ 5 को, तो कितना हो जाएगा, 5 बराबर हाफ mv1², और इसको ले जाओगे तो 9 फाई बराबर हाफ mv2², काट पीट मचा दो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद 1/9 जो होगा वो किसके बराबर आएगा, v1² बटे v2² के, ठीक है। तो v1 बटे v2 किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर। हमसे पूछा है क्या, x is to y। अब किसका था, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इन द टू केसेस x is to y, ठीक है। x का वैल्यू मेरे हिसाब से तो 1 आ रहा है, वो उल्टा नहीं कर दिया उसने, रेशियो उल्टा तो नहीं ले लिया, रेशियो उल्टा लिया होगा तो 3 आ रहा होगा। आगे देखते हैं। An aeroplane is flying horizontally with velocity of 180 km/h. Magnetic field of Earth is, ये तो कर तो लिया हमने क्वेश्चन, यार रिपीट हो गया। Source of light S is placed midway between mirror and line of motion of person. Find the maximum distance m centimeter up to which person can see the image. चलो, तो इसमें लास्ट पॉइंट कौन सा है, लास्ट पॉइंट ये है, इसमें यहाँ तक ये रिफ्लेक्शन कर सकता है और इधर से यहाँ तक ये रिफ्लेक्शन कर सकता है, रिफ्लेक्शन होके ऐसे ये
चला जाएगा। ठीक है, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा। ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्री कर लेते हैं, ज्योमेट्री से कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपको 1.2 मीटर दे रखा है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ऊपर वाले को x और नीचे वाले को y। ठीक है, ये x है तो ये भी x है और ये भी y है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब ऊपर वाली बात करते हैं, इधर वाली क्या हो रहा है। ये 60 सेंटीमीटर है और ये 50 है, ये 60 है और ये 50 है। सोर्स वाइज पेस्ट मिडवे बिटवीन द मिरर, मिडवे बिटवीन द मिरर, तो ये 25 हो जाएगा। ये 25 है, ऊपर ही 25 है। मोशन ऑफ पर्सन एंड लाइन ऑफ मोशन ऑफ पर्सन, मिडवे बिटवीन द मिरर एंड लाइन ऑफ मोशन ऑफ अ पर्सन। क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे? अच्छा, सोर्स ऑफ लाइट ऐसे मिडवे बिटवीन द मिरर। अच्छा ये नहीं है, सॉरी, ये 25 नहीं है, ये 25 नहीं है हमारे पास। चलो इसको मान लेते हैं हम x डैश और इसको मान लेते हैं y डैश। इसको मान लेते हैं हम x डैश और इसको मान लेते हैं y डैश। ठीक है, इसकी बात करते हैं ट्राइंगल की। ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसमें देखोगे आप, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं ये। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि x बटे x डैश जो है, ठीक है, x किसका है, ठीक है, इसका है, ये किसके बराबर है, 60 बटे 120 के बराबर आएगा। ठीक है, ये 60 ये है, इसका यहाँ पे 60 है, x के बराबर 60 हो जाएगा और नीचे x डैश, इसकी दूरी 120 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 1/2। x डैश का मान जो आया वो 2x के बराबर आ गया। ये 2x के बराबर मेरे पास x डैश का मान आ गया। सिमिलरली मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो y डैश का मान आएगा वो 2y के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो ये कितना होगा, ये होगा 2x प्लस x 3x। ठीक है, और 2y प्लस y 3y, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। और x प्लस वाई हम जानते हैं इसके बराबर है 50 के बराबर, तो 3 इंटू 150, 3 इंटू 50 यानी कि 150 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी हमने डिस्कस किया 26 फरवरी शिफ्ट 2 का एक पेपर। ठीक है, तो ये वाला पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं, सारे पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देखते रहिए, जब भी आपको लगता है कि आपको देखने की ज़रूरत है सोल्यूशन, आप देख सकते हैं इसको बार बार। ठीक है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो भी करते रहें। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं।